हेलो एवरीवन, आप सभी का L1 ऑनलाइन प्रोग्राम में स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र है और आज हम लोग फ्रिक्शन का पोर्शन कवर करेंगे। हम लोग का लास्ट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट हो चुका था, उसके ऊपर सारे लेक्चर दे दिए गए थे। आज से हमारा फ्रिक्शन का पोर्शन स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सत्येंद्र है और मैंने अपना MSc बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही किया है और मेरा गेट और JRF दोनों क्वालिफाइड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे L1 एस्पायर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। L1 एस्पायर ऐप डाउनलोड करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं और लाइव लेक्चर तो होते ही हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर में ये मतलब अगर आपका कहीं किसी दिन का क्लास छूटा हुआ है तो वहाँ पे वो सारी रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं। आपको DPP भी सारे मिल जाते हैं यहाँ पे आसानी से। स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं सारे कुछ। डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है कि आपको कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे आप उसे भेज दीजिए, आपको वहाँ डाउट क्लियर किया जाएगा। वीकली और मंथली टेस्ट का भी प्रावधान है कि हर वीक और मंथ में एक बार टेस्ट भी यहाँ पे होता है। और करियर गाइडेंस सेशन, ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपको बताया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ से कैसे डील करें, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उसके लिए एक्सपर्ट हैं वहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको L1 एस्पायर ऐप से मिल जाएंगी। आपको बस क्या करना है, प्ले स्टोर से L1 एस्पायर ऐप सर्च करना है। जो ये पहला आइकन आएगा यही है हमारा, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। आप रेडी टू है करने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन मतलब गतिरोधक, एक तरह से समझ लीजिए। फ्रिक्शन वो है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो हमें पहले रिलेटिव मोशन समझना होगा कि आखिर ये रिलेटिव मोशन क्या भला है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। रिलेटिव मोशन होता है किसी के रेस्पेक्ट में मूव करना, ठीक, रिलेट करके बताना। जैसे कि आपने सुना होगा कि यार ये आदमी बहुत लंबा है, ये आदमी छोटा है, तो आप किसी को लंबा कहते हो, किसी को छोटा कहते हो, किसी को मोटा कहते हो, किसी को पतला कहते हो, तो ये किस आधार पे कहते हो आप? किसी के साथ कंपेयर करके। अगर मैं कहूँ मैं लंबा हूँ तो मैं आपसे लंबा हो सकता हूँ, लेकिन द ग्रेट खली से तो लंबा नहीं हो सकता। तो कौन लंबा होगा ये डिपेंड करेगा आप किससे कंपेयर कर रहे हो, ठीक। अगर मैं अपने आप को आपसे कंपेयर करूँगा तो मैं कह दूंगा मैं आपसे लंबा हूं, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेट खली है तो कहूंगा मैं खली से छोटा हूं। तो मैं खुद कभी लंबा हो जा रहा हूं, कभी छोटा हो जा रहा हूं। मैं ये लंबा होऊंगा कि छोटा, ये डिपेंड करेगा मैं किसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं। सही बात। अब इसे और समझते हैं। जैसे कि होता है कि अगर आप एक लाइन खींच दीजिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है इस लाइन को छोटा करके दिखाइए। आप इससे बड़ा लाइन खींच देते हैं इसके बगल में, अब इस बड़े लाइन के हिसाब से ये छोटा, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यही होता है। अब हम इसी तरह होता है, ये रिलेटिव चीज़ें हो गई। यही होता है रिलेटिव मोशन के साथ भी। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, ये डिपेंड करेगा आप उसको किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। जैसे कि अगर आप कभी बस में बैठे होगे या ट्रेन में, तो आपने इस चीज़ को देखा होगा। अगर बस के अंदर दो लोग बैठ जाएं, एक बंदा है A और दूसरा बंदा है B, और एक बंदा बाहर से रोड से इस बस को देख रहा है, ये बस ऐसे आगे जा रही है, और एक बंदा है C जो कि बाहर बैठ के देख रहा है। अगर हम और आप किसी बस में बैठे हैं और बस चल रही है, आपसे बोला जाए यार तुम रुके हो कि चल रहे हो, तो तुम क्या बोलेंगे आप कि रुके हैं। आपका फ्रेंड भी रुका हुआ है, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरा फ्रेंड बैठा है, तो अरे ये तो बैठा तो है, रेस्ट में ही तो है, तो हम इसे रेस्ट कह दिए कि रुका हुआ है। लेकिन
अगर कोई बंदा बाहर से देख रहा है तो उससे क्या लगेगा, ये बस चल रही है, इसके साथ ये दोनों चल रहे हैं। तो अब खास बात देखिए यहाँ पे, यही बंदा अगर हम बी को ले लें तो ये बी क्या है, रुका हुआ है, रेस्ट में है, ऐसा कौन कह रहा है, ए। और यही बी किस में है, मोशन में, चल रहा है, ऐसा कौन कह रहा है, सी। सी क्या कहेगा कि ये दोनों ही मोशन में है। तो ये रेस्ट में है कि मोशन में है, ये डिपेंड करेगा कि आप बस के अंदर से देख रहे हो या बस के बाहर से। ठीक, तो यही होता है रिलेटिव मोशन। अगर मैं अभी खड़ा होके आपसे पूछूं, बताओ मैं चल रहा हूं कि रुका हुआ हूं, आप बोलोगे सर आप रुके हुए हो। लेकिन अर्थ के बाहर का कोई एस्ट्रोनॉट देखेगा तो वो क्या कहेगा कि सर अर्थ तो चल रहा है। अगर अर्थ चल रहा है तो जाहिर सी बात है आप भी चल रहे हो, तो आप भी मोशन में हो अर्थ के साथ साथ। तो ये अर्थ मतलब मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में, ये वैसा ही हो गया कि मैं लंबा हूँ कि छोटा। डिपेंड करेगा कि आप किसके रिलेट करके, किसके रेस्पेक्ट में ये पूछ रहे हो। क्या आप अपने रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो या एस्ट्रोनॉट के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो, आया समझ में। तो ये होता है रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन का यहाँ इससे क्या लेना देना फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब रिलेटिव मोशन देखते हैं क्या है। जैसे कि ये है आपका, ये प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक। इस प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में हम इस बस डब्बे को आगे धकेल रहे हैं, तो डब्बा प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में कहाँ जाने लगा, आगे। तो डब्बा किस में आ गया, मोशन में। ध्यान से समझिए, ये डब्बा है, इस डब्बे को मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं। डब्बा किधर मूव करना चाह रहा है, आगे। अगर आगे जाएगा तो इसके रेस्पेक्ट में, अगर मैं यहां पे बैठ के देखूं तो ये डब्बा मेरे को आगे जाते हुए दिखाई देगा। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इस डब्बे को पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। इसे कहाँ धकेलेगा, पीछे की तरफ। आया समझ में। होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप सिंपल सा मोशन समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ लगेगा। जिधर भी, अगर यही ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाता तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगता। जिधर भी मोशन होगा फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट मूव करेगा। फिर से, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किधर भी मूव करे फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। मतलब ये अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये आगे मूव करना चाहता है, इसका मोशन आगे की तरफ है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि वो मोशन को अपोज करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। अगर यहीं पे ये ऑब्जेक्ट है, ये किधर मूव करना चाहे, इधर की तरफ। अब हम क्या कर रहे हैं, मोशन ही इधर ले रहे हैं। अगर इसका मोशन इधर करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स किधर हो जाएगा, इस साइड। तो ये हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन का कॉज क्या है, किस वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिए। जैसे कि अब मान लेते हैं ये बॉक्स है, ये बॉक्स है जो इस सरफेस पे है ना। बॉक्स एक सरफेस पे रखा गया है। तो क्या है, अब इसे ध्यान से देखिए। अगर हम बॉक्स को देखें तो ये स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, लेकिन कितना भी आपका चिकना सरफेस आपको लगे, है ना, अगर उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, खुरदुरा, इस तरह का। तो अब क्या होता है, इसका ये जो फर्श देखिए, ये भी खुरदुरा,
ये जो बॉक्स रखा है ये भी खुरदुरा, ये दोनों आपस में फंस जाते हैं, इसी वजह से ये आगे नहीं जा पाता है। ठीक, कुछ भी नहीं समझ में आया, एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक बस ले लेते हैं, ट्रक ले लेते हैं, ट्रक। ठीक, ये ट्रक है, ये किसी रोड पे चल रहा है ना। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, ट्रक बहुत भारी होता है, आपको पता है ना, कि इतना भारी होता है कि अगर कोई आ गया उसके नीचे तो एकदम फ्लैट हो जाए, टॉम एंड जेरी वाला, एकदम पतला। ठीक, तो बहुत भारी होता है। अब इस पूरे, मान लीजिए 1000 kg से तो कम नहीं होता है, कुंटल उंटल में होता है, बहुत ज़्यादा भारी। ठीक है, मतलब तो अगर इतना ज़्यादा भारी है और वो सारा भार किस पे है, पहिए पे है ना, सारा भार किस पे होगा, आखिर जिस पूरा ट्रक किस पे खड़ा है, पहिए पे, तो ये पहिए पे पूरा उसका भार है। और पहिए का भी पूरा पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट ही क्या है, इस ग्राउंड से कांटेक्ट में है, इस सरफेस से किस में है, कांटेक्ट में है। अब इतना पार्ट ही को अगर हम एलाबोरेट करके देखें, बढ़ा के देखें, तो क्या होगा, ये जो सरफेस होता है जो कि हमें एकदम प्लेन दिखाई देता है, सड़क देखते हैं तो हल्का खुरदुरा होता है, अगर हम उसे बहुत बड़े माइक्रोस्कोप लगा के देखें, बहुत बड़े लेवल पे, तो वो ऐसा सीधा नहीं होता, ये बहुत ही खुरदुरा सा होता है ना। ये रोड कैसा है, बहुत खुरदुरा है। अब टायर क्या करेगा, उसके ऊपर पूरा भार रखा हुआ है, तो टायर, अच्छा टायर भी क्या करेगा, इसी शेप में आ जाएगा। इसे समझने के लिए आपने कटर देखा है ना, कटर देखे ना, रबर कटर का शार्पनर, उसके साइड में देखिए लाइन, ऐसे लाइन 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 होती है ना। अगर उस पे आप थंब रख के अपना दबा दीजिए तो आपका पूरा लाइन बन जाता है कि नहीं, छप जाता है कि नहीं। या खटिया जानते हैं, खटिए पे कोई सो जाए तो उसके पीठ पे पूरा खटिए का निशान हो जाता है ना। तो ये क्या हुआ, क्या कि जो कटर था उसमें ये जो लाइनिंग थी ऐसे ऐसे ऐसे, आप जब हाथ रखते हो तो आपके हाथ में भी उसी, क्योंकि आप उस पर ऐसे रखे, आपका हाथ भी एडजस्ट हो गया। तो उसी तरह अगर ये पूरा खुरदुरा है, मतलब इस तरह का वो है, तो क्या होगा, जब इसके ऊपर ये टायर आएगा तो क्या होगा, टायर भी अपना शेप उसी शेप में ले लेगा, इसी तरह बन जाएगा, वो भी टायर भी कुछ इसी तरह, है ना। और ये एक दूसरे में फंस जाएंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि, ठीक है, तो अगर हम कहें, जैसे समझिए इस चीज को, अगर हम कहें कि ये हमारा ऐसे हाथ खुरदुरा है, देखिए पूरा ऐसे है, अगर इसमें मैंने दूसरे तरफ से ऐसे दबा दिया तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बंध जाएगा कि नहीं एक दूसरे में, है ना। उसी तरह जब ये पूरा खुरदुरा है, इसके ऊपर भी टायर इसी तरह आके दब गया, क्योंकि पूरा वेट है ऐसे, तो इस खुरदुरा इसी में ऐसे हम पूरा दाब दें तो क्या होगा, एक तरह से बंध जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा, आपस में क्या हो गया, फंस गए, इंटरलॉक हो गए, इसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। तो इसी वजह से इनके बीच क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग। क्या हुआ, इंटरलॉकिंग। ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे। और इसी वजह से अब जब देखिए, अब ये ऐसे फंस गया, अब इस वाले को, ऊपर वाले को आगे जाना है, तो ये इसे रोकने लगेगा कि नहीं। अगर इधर जाएंगे तो भी रोकेगा, इधर जाएंगे तो भी रोकेगा, आप किधर भी जाइए, अगर हम इधर भी जाना चाहें ऐसे फंस के तो भी रोकेगा, इधर जाना जाए तो भी रोकेगा। ठीक, तो यही रीजन होता है फ्रिक्शन का, ये इंटरलॉकिंग। जैसे अगर बहुत खुरदुरा वो है रोड, अगर आप उस पर दबा दीजिए अपना फिंगर कटर पे और आगे की तरफ धकेलिए तो भी आपका दिक्कत होगा, आगे भी कटर के करने में, पीछे धकेलेंगे तो भी दिक्कत होगा चलने में। तो क्यों होता है, इसी इंटरलॉकिंग की वजह से। समझ में आया। तो फ्रिक्शन का कॉज क्या है, यही इंटरलॉकिंग। ठीक है, होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यही इंटरलॉकिंग के वजह से आपका क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का कॉज समझ में आ गया। अब फ्रिक्शन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि किस बातों पे
क्या चीजें हैं जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करे। तो पहले तो समझ में आ गया ये इंटरलॉकिंग। जितना खुरदुरा रास्ता होगा चलने में उतनी दिक्कत होगी कि नहीं, है ना। अगर बहुत खुरदुरा रास्ता होगा, आप किसी जैसे अगर मान लीजिए बहुत खुरदुरा रास्ता ले लीजिए और एक ऑब्जेक्ट लेके इस पे चलाइए और बहुत साफ रास्ता लेके चलाइए उसके ऊपर, क्या होगा, इसमें आसानी से मूव करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, दिक्कत होगी चलने में, है ना। तो पहला हो गया नेचर ऑफ द सरफेस। पहला क्या हो गया, नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस का नेचर कैसा है, जितना ज्यादा रफ होगा सरफेस फ्रिक्शन उतना ज्यादा, जितना स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना कम, है ना। समझ में आई ये चीज, ठीक है। आगे आते हैं, सेकंड है मास। अब देखिए अगर हमने सरफेस स्मूथ भी ले लिया कि बहुत स्मूथ सरफेस है, दोनों ही एक जैसे, इस पे हमने रखा 1000 kg, 100 kg रखते हैं, $100 kg, और इस पे रख दिया 1000 kg। अब बताइए किसको धकेलने में ज़्यादा दिक्कत होगा। इसे 10 kg ही ले लीजिए, 10 kg अब समझने में और आसान होगा। ये 10 ही kg का है, इसे धकेलना है। 10 kg मतलब कि आपका मतलब स्कूल बैग भी 5 kg का होता है। 5 अगर 2 स्कूल बैग रख दिए तो 10 kg का। 1000 kg का मतलब मैं 100 kg का, मेरे जैसे 10 बंदे खड़े हो जाए, आप उसको धकेलिए तो किसको दिक्कत होगी, 1000 kg को। क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया, मास। यानी फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ द सरफेस कि कितना खुरदुरा या कितना स्मूथ है, दूसरा डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। इन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हमने ये देख लिया फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों होता है। अब हम जानते हैं कि फ्रिक्शन अच्छी चीज़ है कि बुरी। हम एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा पहले कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन होता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे, है ना। देखिए इसे, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जो रिलेटिव मोशन को क्या करे, अपोज करे, ठीक है। सेकंड हमने कॉज ऑफ फ्रिक्शन देखा। कॉज क्या था, इंटरलॉकिंग, कि ये आपस में क्या थे, बंध गए थे। तो ये हमारा सेकंड कॉज क्या हुआ, इंटरलॉकिंग, ठीक है। तो ये हुआ, ये जो इंटरलॉक हो गए थे आपस में आप एक दूसरे के, ठीक है, ये इंटरलॉकिंग कॉज हुआ। थर्ड क्या था हमारा, फैक्टर, है ना, कि फैक्टर किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। फोर्थ अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ना, कि फ्रिक्शन का कोई एडवांटेज है कि मतलब सिर्फ डिसएडवांटेज है। तो देखते हैं कि अब मैं इसके डिसएडवांटेज बता रहा हूं, उसे ध्यान से समझिए। पहला डिसएडवांटेज है, पढ़ते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस अननेसेसरी हीट लीडिंग टू द वेस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या हुआ कि जैसे कि अब पंखा देखो, है ना, पंखे को काफी देर तक चला दो तो पंखा गर्म हो जाता है। हम चाहते पंखा गर्म हो, बिल्कुल नहीं चाहते पंखा गर्म हो। हमें तो काम है पंखे का कि सिर्फ गोल गोल घूमे। लेकिन क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिसिटी दी कि तुम पंखे को घुमाओ, वो क्या किया, हीट जनरेट कर दिया। तो हम जितना एनर्जी दे रहे हैं उसमें से थोड़ा तो हीट में जनरेट कर दे रहा है। तो क्या हुआ, ये डिसएडवांटेज हो गया कि हमारा एनर्जी थोड़ा सा बर्बाद हो गया। तो ये पहला हुआ। दूसरा क्या हुआ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो फ्रिक्शन स्लो डाउन द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी से देखें क्या हुआ कि फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन किधर लगता है, उल्टे डायरेक्शन में। हम जाना चाह रहे हैं इधर तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम आराम से चल पाते। फ्रिक्शन की वजह से हम बहुत दिक्कत से चल पाते हैं, मतलब आगे बढ़ पाता है। तो हमें आगे जाने को ये रोकता है।
तो फ्रिक्शन ये भी डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का, कि अगर जो जिधर जा रहा है, जैसे एक बॉल लिए, अगर आप छोड़ दो तो बॉल जा रहा है, रुकता किसके वजह से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। फॉरेस्ट फायर आर कॉज्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन ट्री एंड ब्रांचेस। जो आप पढ़ते हो कि मतलब सुनते हो जंगल में, ये जंगल में बहुत बड़ी आग लग गई, क्या होता है उसमें जो आपस में ब्रांच होते हैं, घने जंगल होते हैं तो आपस में ब्रांच सटे होते हैं, है ना। तो क्या होता है जब हवाएं बहुत चलती हैं तो ये आपस में घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होता है और वो क्या लग जाती है? आग लग जाती है उसमें। पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि पत्थर पे रगड़ के या ये रगड़ के लकड़ी से ही लोग आग जलाते थे, ठीक है। तो वही फिनोमेना होता है कि ब्रांच क्या होते हैं, आपस में घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन होता है उनमें, और क्या होता है? हीट जनरेट होता है और फायर लग जाता है। तो ये फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है। लॉट्स ऑफ मनी गोज इनटू प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन एंड कैजुअल वियर एंड टीयर कॉज्ड बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक गीजरिंग एंड ऑयलिंग। अब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप 2-3 महीने बाद गर्मी की छुट्टी के बाद अगर आप साइकिल से जाना चाहें तो आपका साइकिल बहुत टाइट मूव करता है ना, चलाने में दिक्कत होती है। लेकिन उसी में ग्रीस, तेल ये सब डलवा दे तो साइकिल चलाने में आसान हो जाता है ना। तो क्या होता है कि यही जो आपस में वियर एंड टीयर, ये घर्षण होता है ना, ये भी फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक। इसके और भी देख लेते हैं। ओके, और डिसएडवांटेज जैसे कि वियर एंड टीयर में, जैसे आप बहुत चलते रहो तो आपकी चप्पलें घिस जाती हैं, हैं। ये भी डिसएडवांटेज है कि अगर हम एक चप्पल से, अगर ये चप्पलें फ्रिक्शन की वजह से घिसती नहीं तो हम एक ही चप्पल को चाहे जितने दिन पहने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चप्पलें घिस जाने की वजह से हमें हर वक्त क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। आगे आप पेंसिल से लिखते हो, पेंसिल आपकी लिखते लिखते छोटी हो जाती है ना। तो ये क्यों होती है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से वो घिस घिस के क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे ही फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज हैं। आप कई दिन तक चलते चलते कोई चीज़ खराब हो जाती है ना, जो ऑयल वॉयल डालना होता है जिसकी वजह से, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने से देखोगे चैन वैन, जो साइकिल की चैन होती है पतली हो जाती है, कहीं टूट जाती है। हर जगह कोई बाइक होती है उसमें भी यही सारी चीज़ें, और फ्रिक्शन से बचने के लिए हमें अलग से ग्रीस तेल डालना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया हो, ठीक। तो अब हमने ये देखा इस फ्रिक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। हमने अभी जाना कि ये डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन के। अब ये देखते हैं कि क्या फ्रिक्शन के सिर्फ डिसएडवांटेज हैं कि कोई एडवांटेज भी है फ्रिक्शन का। तो 1 बाय 1 उसे देखते हैं। तो आते हैं एडवांटेज। तो फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी टाइप ऑफ मोशन। फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से आप चल पाते हैं। अगर मैं इस पे प्लेटफॉर्म पे चलना चाह रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अब आपको नहीं समझ में आएगा, अरे ऐसे कैसे? समझिए इस चीज़ को। आप किसी रूम में मार्बल, एकदम मार्बल का रूम हो, उसमें क्या कीजिए, पूरा पानी फेंक दीजिए। फिर क्या कीजिए, उसमें सोडा पाउडर होता है वो पूरा छिड़क दीजिए, पूरा अच्छे से मिला के। अगर आप उस पर, या फिर पूरा तेल गिरा दीजिए पूरे फर्श पे, और आपको चलने को कहा जाए, आप चल पाओगे? नहीं, चलते चलते गिरने लगोगे, आप चल ही नहीं पाओगे, आप फिसल जाओगे ना। तो ये जो फिसलन है, इससे रोकता कौन है? फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज हो गया कि चलने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू वॉक ऑन द ग्राउंड, जैसे हम ग्राउंड पे चलते हैं। ब्रेक इन अ कार मेक यूज टू फ्रिक्शन टू स्टॉप द कार। अब जो कार होती है, कार जो रुकती है, या बाइक रुकते हैं या साइकिल रुकते हैं, ये किसके वजह से रुकती हैं? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ना आपका कार रुकता, ना बाइक रुकता, कुछ भी नहीं रुकता। एक बार जो चल दिया, आप उसे रोक नहीं सकते। तो फ्रिक्शन का ये एडवांटेज है कि फ्रिक्शन की वजह से ये रुक जाते हैं। थर्ड है, एस्टेरॉइड आर बर्न इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रीच द अर्थ ड्यू टू फ्रिक्शन। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। जैसे कि कोई अर्थ, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के बाहर से बड़े बड़े बोल्डर जो आते हैं, रॉक सरफेस छोटे छोटे, है ना, इसे हम एस्टेरॉइड कहते हैं, ठीक है।
मेटेओराइट और एस्टेरॉयड होता है। मेटेओराइट जो अर्थ सरफेस तक आ जाए और एस्टेरॉयड जो अर्थ में ही सरफेस में ही बर्न हो जाए। तो होता क्या है, जब ये आना स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं ये फ्रिक्शन क्रिएट करने लगता है, इनके आने को रोकने लगता है, और इसी फ्रिक्शन की वजह से वो जल के खत्म हो, मतलब फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर फायर लगता है और फायर की वजह से वो बर्न करके उधर ही खत्म हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ही, हमारे अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाते। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो रोज आपके ऊपर से पत्थर गिरते रहते, समझ जाइए तो कितना दिक्कत होता है। ऐसे जगह है जहां पे ऊपर से कभी भी पत्थर आके गिर सकता है। तो ये डिसएडवांटेज है, मतलब एडवांटेज है कि फ्रिक्शन की वजह से हम एस्टेरॉयड से बच पाते हैं। इट हेल्प इन जनरेटिंग हीट व्हेन यू रब योर हैंड। अब देखिए, अगर आप अपने हाथों को रगड़िए तो क्या करता है, हीट जनरेट करता है। ठंडी में हम लोग बहुत करते हैं ऐसे रगड़ के, ऐसे, है ना। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही हम ये जो क्या कर रहे हैं, हीट जनरेट कर पा रहे हैं। अभी आप कहेंगे सर डिसएडवांटेज में भी आप कहे, एडवांटेज में भी। डिसएडवांटेज में अनवांटेड हीट था, वो हीट जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे फैन में आ गया, यहां हीट क्या है जो हमें चाहिए, ठीक, ये हम अपने से जनरेट कर रहे हैं, वहां तो अपने आप हो रहा है, जो हमें नहीं चाहिए अनवांटेड है वो, ठीक है। तो ये अंतर है। तो ये सारे हमारे एडवांटेज हो गए, ठीक। तो होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज फ्रिक्शन के समझ में आ गए। फ्रिक्शन के ही वजह से एक और एडवांटेज है, आप लिख पाते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ इस पे तो मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से, फ्रिक्शन के ही वजह से हम इस बोर्ड पे या कहीं पे कॉपी में कुछ लिख पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लिख भी नहीं पाते इस पे, ठीक है। आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कि फ्रिक्शन के टाइप क्या होते हैं। एक और टॉपिक है कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का क्या था, फैक्टर किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ द सरफेस और मास पे। अब हम सरफेस का नेचर तो नहीं बदल सकते, सॉरी मास तो किसी का नहीं। अगर मैं साइकिल है उस पर फ्रिक्शन लग रहा है तो मैं साइकिल का मास थोड़ी ना कम कर सकता हूँ कि उसका टायर निकाल दूँ, गद्दी निकाल दूँ। अगर ऐसा करूँगा तो फिर साइकिल का मतलब क्या रहा। तो मैं उसका मास नहीं चेंज कर सकता, लेकिन नेचर चेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो अगर हम रिड्यूस करना चाहें कि कैसे रिड्यूस करेंगे, तो पहला है कि ऑयलिंग करके, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करके। जैसे आप साइकिल में अभी बताया कि साइकिल में हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं पूरा। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका दिक्कत नहीं होता उसमें, है ना, आराम से आपका चल पाता है। ऑयलिंग करना या ग्रीसिंग करना, ये सारी चीज़ें। दूसरा पॉलिश कर देना, कि सरफेस को पॉलिश कर दीजिए, जिसके वजह से भी आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके इस घर पे है तो घर में देख क्या है, फ्रिक्शन कम करना है तो हम लोग मार्बल वार्बल लगाते हैं, क्या होता है उससे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। आपने दूसरा क्या किया, ऑयलिंग कर दी, ग्रीसिंग कर दी। तो ये सब तरीके हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। मतलब हमें क्या करना है, हमारा क्या था, नेचर ऑफ द सरफेस था, है ना, हमें क्या था, नेचर ऑफ द सरफेस। तो इस सरफेस को हमें क्या करना है, स्मूथ करना है किसी तरह। ऑयलिंग कीजिए, ग्रीसिंग कीजिए, कि कोई पेंटिंग कीजिए, किसी भी तरह अगर आपने सरफेस को स्मूथ कर लिया तो आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दोगे। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का ये तरीका है, ठीक है। तो हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए। अब आते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन, रिड्यूस कैसे करते हैं ये भी देख लिया। अब आते हैं कि फ्रिक्शन के क्या टाइप्स हैं। तो हमारे पास 4 तरह के बेसिक टाइप हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग, जिसे हम लोग काइनेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हो, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। ये 4 फ्रिक्शन हैं हमारे पास। हम 1 बाय 1 चारों को समझेंगे कि ये होते क्या हैं और कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो ऑब्जेक्ट पे लगता है जब तक कि वो रेस्ट में रहता है। ठीक है, इसे अच्छे से समझिएगा। मैंने एक डब्बा रखा किसी सरफेस पे और इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है ना। अब जैसे कि आप यहाँ पे डब्बा रख लीजिए और उसे धक्का देना स्टार्ट कीजिए। हल्के हाथ से धक्का देंगे नहीं हिलेगा, हल्के 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 धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, एक वक्त फिर क्या हो जाएगा, ये मूव करने लगेगा। तो जब आपने शुरू में धक्का दिया, ये किस में था, रेस्ट में, तो हम इसे अलग अलग निकाल लेते हैं। इधर जो फोर्स हमने लगाया और ये इधर जो फ्रिक्शन फोर्स हमें प्रोवाइड हुआ। हमने टाइप ऑफ फोर्स में बैलेंस्ड फोर्स पढ़ा है। बैलेंस्ड फोर्स कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, यानी जितना दोनों तरफ फोर्स बराबर लग के कैंसिल हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स जो हम लगा रहे हैं, एक फोर्स जो फ्रिक्शन लगा रहा है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अब क्या होगा, अगर हमने कोई फोर्स लगाया, ये रेस्ट में है, मतलब जितना हम फोर्स लगा रहे उतना ही शुरू में धकेल रहे थे तो किस में था, रेस्ट में, मतलब जितने हमने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स वो भी लगा दिया। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे और वो किस में हो जाएगा, रेस्ट में। यानी अगर शुरू में हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन, हमने थोड़ा और लगा दिया, हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन, हमने और लगाया 3 न्यूटन का लगाया, फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन। अब क्या है, जब हमने 4 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी देख रहे हैं ये किस में है, रेस्ट में। तो इसका मतलब इस पे भी 5 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन, क्योंकि अगर इधर फोर्स 5 का लगाया और ये रेस्ट में है तो मतलब फ्रिक्शन भी 5 लगाएगा तभी ना बैलेंस्ड होगा। लेकिन इस 5 के साथ खासियत क्या है, अगर हमने 5 को 5.001 भी लगा दिया, मतलब अगर थोड़ा सा ज्यादा लगाया तो ये किस में चला जा रहा है, मोशन में, है ना। मतलब 5 से कम रखा तो किस में रहा, रेस्ट में। 5 से थोड़ा सा ज्यादा किया तुरंत किस में आ जा रहा है, वो मोशन में। यानी 5 पे था तो 5, अगर हमने 10 लगा दिया तो अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, 5 ही लगेगा। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, 5 से ज्यादा नहीं लग सकता, अब 5 ही लगेगा और ऑब्जेक्ट किस में आ चुका है, मोशन में। आया समझ में। तो ध्यान दीजिए, जब हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन कितना, 1 न्यूटन, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब जिस दोनों पे बराबर फोर्स लग रहा है, यानी जितना ये फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उतना पीछे की तरफ लगा के एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। ठीक, अब क्या है, तो ये 1 पे था तो 1, 2 था 2, 3 था 3, 4 तब 4, 5 था 5, लेकिन 5 से ज्यादा लगाया तो ये किस में आ गया, मोशन। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इसे कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब तक ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। मतलब जब अगर हमने इसे रेस्ट में रखा था तो क्या हुआ, ये रेस्ट में रह गया। ठीक है, कि हम फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो हमारा फ्रिक्शन कैसा हुआ, स्टैटिक। स्टैटिक में देखिए बार बार वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप फोर्स बढ़ाओ, ये फ्रिक्शन भी आपस में बढ़ा रहा है। सेकंड हमारा क्या था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक में ही एक ये है जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिटिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये है कि लिमिट है। आप लोग बात बात में कहते हैं ना, अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो तुम, बहुत हो गया, लिमिट हो गया तुम्हारा, लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो ये जो लिमिट क्रॉस करना है या ये बात है, ये होता है मतलब कि हर चीज का अपना लिमिट है ना। यानी कि इसमें भी क्या है, अगर आप 5 न्यूटन दे रहे हो तो ठीक है, ये इसकी लिमिट है। इससे थोड़ा ज्यादा किए तो ये किस में आ जाएगा, मोशन में। तो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि अगर हम बात करें, तो हमने क्या कहा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए, रेस्ट में। ऑब्जेक्ट किस में रहेगा,
रेस्ट में, और स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू ये हमारा क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आया समझ में, इसे क्या कहेंगे हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो होप ये दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसे हमने अभी क्या बताया, दूसरा नाम काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या था, जब ऑब्जेक्ट हमारा किस में आ गया था, मोशन में, तो हमारा फ्रिक्शन का नाम क्या हो गया, काइनेटिक। मतलब कि जैसे कि आपने ये फोर्स ये लिया, अब जब हमने इस पे 10 न्यूटन लगा दिया था तो ऑब्जेक्ट किस में आ गया, मोशन में। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मोशन में आने के बाद इस पे फोर्स नहीं लग रहा होगा, इस पे अभी भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बस उतना नहीं लग रहा है। मतलब कि अभी भी इसके ऊपर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इधर अभी भी लग रहा है, लेकिन अब 10 न्यूटन नहीं, अब कितना लग रहा था, 5 न्यूटन। अभी तक हमने देखा था ना 5 न्यूटन। अगर हम ये 10 की जगह 20 न्यूटन कर दें तो भी ये कितना लगेगा, 5। 30 न्यूटन कर दें तो भी ये कितना लगेगा, 5, है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू अब फिक्स हो गई, अब भी नहीं बढ़ सकता, है ना। एक बार अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तो आप 10, 20, 100, 1000 जितना भी लगा लीजिए, फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स हो जाती है, 5 की 5 ही रहती है। तो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन कह लीजिए। इसमें हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारी क्या हो जा रही है, फिक्स्ड हो जा रही है, फिक्स्ड। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट रोल करता है ना, तो उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि ये है हमारा स्लाइडिंग, तो अगर आप कोई सर्कुलर चीज छोड़ देते हैं तो ये, या दो चीजें होती हैं, अगर ऐसा डब्बा छोड़ देंगे तो ये घूमेगा तो कैसा, ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा इसे हम कहते थे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। ये वाला जो फ्रिक्शन था ये कैसा था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन जब अगर ऑब्जेक्ट रोल करने लगे तो ये जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा इसी को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इसे क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है ना। मतलब अगर ये डब्बा छोड़ दीजिए और ये गोल छोड़ दीजिए तो कौन आगे जाएगा, गोला, क्योंकि इसका फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे कम। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए रोलिंग स्लाइडिंग में कौन ज्यादा हुआ, तो आपका सबसे स्लाइडिंग। और स्लाइडिंग और स्टैटिक की बात करें, अब तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पास कौन कौन है, पहला है स्टैटिक, दूसरा है स्लाइडिंग, और तीसरा है काइनेटिक या रोलिंग, है ना। तो ये डी है हमारा। तो अब कंपेयर करते हैं। स्टैटिक में लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिएबल होती है। मतलब जैसे कि हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 1 न्यूटन। अगर रेस्ट में तो अगर 2 न्यूटन, याद है बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 1 न्यूटन तो फ्रिक्शन 1, 2 लगाया तो फ्रिक्शन 2, 3 लगाया तो फ्रिक्शन 3, 5 लगाया तब तक फ्रिक्शन 5। तो फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए बदल रही है ना, 1, 2, 3, 4, तो इसे वेरिएबल कहते हैं, मतलब बदल रहा है। स्लाइडिंग का फिक्स्ड होता है ना, 5 तो 5। रोलिंग भी आपका फिक्स्ड होता है। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू याद रखिएगा, सबसे ज्यादा स्टैटिक की होती है। स्टैटिक में भी किसकी, लिमिटिंग की। लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, फिर आपका स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन।
फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है कि जो जिसे हम ड्रैग भी कहते हैं, जो कि फ्लूइड लगाता है, लिक्विड जो फ्रिक्शन लगाता है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप कागज लीजिए, कागज को छोड़िए तो वो बहुत धीरे धीरे आता है नीचे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, उसे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। जैसे आप ऐसे नॉर्मल चल ले रहे हैं, अगर आपको पानी में चलने को कह दिया जाए, पानी भरा रहे थोड़ी दूर, उसमें चलने को कह दिया जाए, तो आपको चलने में मेहनत होगी कि दिक्कत हो रही है चलने में। तो वो जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है वाटर, इसी को हम फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसे ड्रैग भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा पोर्शन खत्म होता है, आपका फ्रिक्शन का सारा बेसिक चीज, सारा नॉलेज आपको बता दिया गया है। होप आपको अब फ्रिक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी हो पाएंगे हमारे, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।